Okay, good evening to all of you, my dear student. Welcome to our YouTube channel. Okay, सिमरन जी नमस्कार, राम राम सभी को। चलिए बिल्कुल, अब हमारा एसएससी सीजीएल 2022-23 के लिए मैथ्स की क्लास लग चुकी है। डेली ये 9 बजे लगती है भैया, है ना, जिनमें हम ऐसे प्रश्नों का संग्रह करके लाते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो आपको 25 में 25 दिलाने, एसएससी सीजीएल जीडी में 25 में 25 दिलाने में क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह रखा गया है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। समय हो चला है गणित की कक्षा का एसएससी सीजीएल 2022-23 के लिए। चलिए जोर से हल्ला बोलिए, दम लगा के हैशा। चलिए तो यहां पर सभी लोग आ गए हैं। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए भैया, जुड़ जाइए। चलिए चलिए गणित की कक्षा चालू हो गई है, सब लोग जुड़ जाइए। 9 बज चुके हैं भैया। चलिए तो यहां पर हम लोग अब शुरू करते हैं, हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं भैया। क्लियर है? चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपका स्क्रीन पर भैया। क्या बोल रहा है भैया? देखो भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मॉर्निंग बैच में मैंने कराया है ना। मॉर्निंग बैच जिन्होंने भी अटेंड किया होगा ना, उनको क्लियरिफाई हो गया होगा ये। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया है ना मॉर्निंग क्लास अटेंड, उनसे बिल्कुल बनेगा। लघुत्तम महत्तम में है ये। चलिए क्या लिखा है? 1812 को 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए उनमें कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए? चलिए ये आपका टाइमर होता है स्टार्ट। भैया टाइमर हो गया, स्टार्ट हो गया भैया, है ना। प्रश्न जोर का है ना। सुबह की बैच में इस क्वेश्चनों को कराया गया है। लघुत्तम महत्तम अभी चल रहा है। अभी इसके बाद सुबह वाली बैच में परसेंट का एकदम शानदार यूज होगा, जिसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, छूट, बट्टा, पार्टनरशिप, प्रतिशतता, ये 5 चैप्टर कवर होने वाले हैं भैया। ठीक है, कल से चालू हो जाएगी उसकी प्रतिशतता, क्योंकि आज एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया, खत्म हो गया है सुबह वाली बैच में ना। चलिए तो जिन लोग को भी परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भैया, मॉर्निंग वाले बैच 7:45 ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ये हमारा सवाल की ओर। अब बोला है भैया यहाँ पर, देखो कई तरीके से इसको बना सकते हो। 18-12 को 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए, मतलब उससे भाग जाना चाहिए। किससे किससे? 7, 11 और क्या जी, 14 से। तो एक काम करो यार, देखो इतना लंबा चौड़ा वहां पर अगर लघुत्तम लेने का मन नहीं है, बनाने का मन नहीं है लघुत्तम से अगर लेके, तो एक काम करो, ऑप्शन तो दिया हुआ है ना भाई, जोड़ के देखो और 7, 11 और 14 से क्या कर लो, भाग कर लो यार। ठीक, तो एक काम तो ऐसा कर सकते हो। दूसरा इसका है, इनका लघुत्तम निकालिए, क्योंकि 7, 11 और 14 से भाग जाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि वह उनके पहाड़े में आएगा, मतलब 7 के पहाड़े में आएगा, 11 के पहाड़े में आएगा और 14 के भी पहाड़े में आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखते हैं भैया क्या होगा इसका। चलिए यहां पर देखिए जरा क्या आएगा। 7, 11 और 14 का लघुत्तम ले लो, तो ये आ जाएगा मेरा 2, 7, 11, 7, 7 आ गया भैया ये। तो 7 एक कम, 11 एक कम, तो ये आ गया 154 भैया। करके देख लेना, ये 154 आ गया, इसका लघुत्तम आ गया भैया। ठीक, मतलब 154 से जो भाग जाएगा वो 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 14 से भी जाएगा। ठीक है, तो हमको तो 18-12 के आसपास चाहिए। तो एक काम करते हैं, 18-12 को भाग कर लीजिए 154 से। ठीक, तो 154 एकम 154 कितना बच गया भैया? ये आ गया 7 और ये आ गया आपका
7 में से 5 गया तो 2, 1। ठीक है, 154 एकम 154। कितना आ गया भैया ये जरा देखो, 11 में से 4 गया 7, हासिल आया 1। कितना आ गया ये 1। ठीक, 117 आ गया। 117 को अगर 117 जो बच रहा है, अगर यही 117 की जगह 154 होता, कितना होता भैया, 154 होता, तो पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 117 को 54 कैसे बनाओगे? 117 को 54 कैसे बनाओगे भैया? न्यूनतम जोड़ना है, बोल रहा है जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने का बोला है, जोड़ने का ध्यान दीजिए। तो जोड़ना है, 117 को कैसे बनाओगे भैया? 117 को 154 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है ना भाई? ऑप्शन में वो क्या नहीं हो रहा है जी, क्लियरिफाई नहीं हो रहा है। ठीक, तो क्या करना है भैया? चलिए देख लीजिए, कहीं गलती किए हैं क्या भाग देने में? भाग देने में गलती किए हैं क्या कहीं पे? हाँ देखिए, तो ये शायद हमने उतारने में गलती किया है। ये 2 के बजाय 1 उतार दिया, ये 2। ये कितना हो जाएगा भैया? 2 करेंगे तो ये 8 आएगा। ठीक, तो 118 अगर 154 बन जाए, देखो ध्यान से मेरी बात को, अगर किसी को आप 7 से भाग कर रहे हो, मेरी बात को समझो। और यहां पर मान लो 6 बच रहा है। कितना बच रहा है भैया? 6। गुड इवनिंग कल्पना जी, गुड इवनिंग। 6 बच रहा है। मान लो इसको आपने 5 बार पढ़ा, मान लो ये 41 था, ये 36, सॉरी 7 5 35, और ये कितना बच रहा है? 6। अगर ये 7 बन जाए, ये 1 जोड़ दोगे, क्या बन जाए? ये 7 हो जाए, मतलब ये जो 41 है वो 42 हो जाए, तो ये 5 बार जो पहाड़ा पढ़ रहे हो, 6 बार पहाड़ा पढ़ेगा, और शेष फल कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब 118 को आपको 154 बनाना है भैया। तो 154 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 36 जोड़ना पड़ेगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ओके, राजपूत जी, शैलेंद्र जी आ गए, है ना? विशाल ओझा जी, अरे वाह विशाल, क्या बात है विशाल जी। चलिए, क्या कर रहे हो भाई आजकल? चलिए चलिए, ये रहा आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। आज ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री भैया बिल्कुल है आप लोग के लिए, बिल्कुल दोनों में प्रैक्टिस करा के रहूंगा आप लोग का। चलिए, क्या लिखा है? एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का उस वर्ग से अनुपात क्या है जिसकी भुजा बड़े विकर्ण की लंबाई के क्या है जी? समान है। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं एक बार ट्राई करने का मौका दूंगा, फिर मैं तो खुद ही बताऊंगा भैया कि कैसे बनेगा वो, कैसे बनेगा वो तो खुद बताऊंगा ना। चलिए, एक बार ट्राई करिए, बहुत शानदार और गजब तरीके से मैं ज्योमेट्री को बताऊंगा भैया। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आराम से बताऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है हमको। आपको सिखाने का मेरा काम है ना, मैं आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, और जिन लोग को थोड़ा जल्दी सीखना है, वो लोग भैया फास्ट फॉरवर्ड वाले वीडियो को देख लेंगे, बाद में फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं ना। चलिए, बाकी लोग देखिए ध्यान से, आराम से। चलिए, ये रहा आपका, देखो एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज तो सबसे पहले किसको बोलते हैं वो समझिए। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों भुजा बराबर हैं। अब कई लोग के दिमाग में ये चलेगा, सर जिसके चारों भुजा बराबर होता है उसे वर्ग कहते हैं। नहीं जी, वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क ये है। ठीक है, दोनों का चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन भैया यहाँ पर वर्ग में चारों कोण 90 होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। केवल चारों भुजा बराबर रहेगा बस, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं रहेंगे। दोनों में ये डिफरेंस है भैया। ठीक, दूसरी बात, इनके विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग के, लेकिन इसका एक बड़ा देख रहे हो, एक बड़ा हो रहा है, एक बार क्या एक जने छोटा है, एक बड़ा एक छोटा रहेगा भैया। ये इसकी खासियत है। क्लियर हो गई खासियत? खासियत अगर क्लियर हो रही होगी तो मैं आगे बढ़ता हूं। बोला है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। चलिए, यहाँ पर 2 विकर्ण ले लेता हूं, पहला या दूसरा। विकर्ण का मतलब समझते हैं ना, विकर्ण किसको बोलते हैं बता देता हूं। जब भी सामने कोई भी बिंदु से
उसके अगल बगल को छोड़कर बाकी जितना भी भुजा बनेगा सामने ऐसा जोड़ जोड़ के, वो हमारा विकर्ण होगा। ठीक, विकर्ण है मतलब अपने अगल बगल वाले को बस छोड़ दे, बाकी सामने वाले जो नुकीले हैं ना उनको ज्वाइन करे तो उसको बोलते हैं विकर्ण। चलिए इसका राजपूत जी आंसर दे रहे हैं 7:20 बोल रहे हैं। चलिए देखिए क्या होता है। चलिए पहला विकर्ण को ले लिया मैंने 100%, तो दूसरा विकर्ण पहले का 70% माने 100% का कितना लेना है आपको 70%। समझ में आ गया दूसरा विकर्ण? क्लियर है कि नहीं? तो 100% माने होता है 100/100, माने खत्म हो गया, माने 1 का 70%, मतलब जो कि 70% के बराबर है भैया। ठीक, क्लियर हो गया बात? अब यहां पर देखो, जब आपको विकर्ण पता हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताता हूं। 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ठीक, तो ये वाला आप सूत्र लगा लीजिए। 1/2 पहला विकर्ण है 100% और दूसरा विकर्ण है क्या है जी 70%। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से हमारा यहां तक अभी इसको आंसर को रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकालना है। उस वर्ग से अनुपात क्या है, वर्ग से अनुपात निकालना है जिसकी भुजा बड़े विकर्ण की लंबाई के समान है। तो बड़ा विकर्ण माने 100%, बड़ा विकर्ण माने 100%, तो जो वर्ग की भुजा है ना वो बड़े विकर्ण के बराबर है, मतलब 100% है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? चलिए कल्पना गुप्ता जी का भी आ गया बी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा है 100% गुणित 100%। अब इनका अनुपात निकालना है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात वर्ग से निकालना है भैया। तो चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है वर्ग के क्षेत्रफल से। चलिए रख दीजिए 1/2 गुणित 100% गुणित 70% बटे में 100% गुणित 100%। चलिए परसेंट काट दीजिए आप, 100% से 100% काट दीजिए भैया। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए भैया, तो ऊपर में बचा 7, ये 2 नीचे आ जाएगा, गुणित में 10, तो ये आ जाएगा 7/20, मतलब आएगा ये 7:20 आ जाएगा भैया। ठीक है, अगर क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट तो थम्स अप कर देंगे भैया एक बार। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है भैया, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, फिर मैं देता हूं टाइमर आपको। एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है, 20% छूट पर बेच देता है और 60% का लाभ अर्जित करता है। और फायदा कितने का, मतलब हाँ प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू राजपूत जी। चलिए यदि वह उस टेबल को 40% छूट पर बेचता, अब जो 20% छोड़ रहा है तो उसी को अब 40% छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो भैया फायदा तो कम होगा ना। ठीक है, तो उसी को आपको बताना है कितने प्रतिशत का फायदा होगा अगर वो 40% छोड़ देता है। तो ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट नाउ। चलिए लगा लीजिए जोर, टाइमर लग गया है भैया, टाइमर लग गया भैया, जोर लगा लीजिए आप लोग, जोर लगा लीजिए। चलिए ये आपका समय सीमा क्या हो गई है, समाप्त हो गई भैया। ठीक है, समय सीमा आपकी क्या हो चुकी है, समाप्त हो गई। अब मैं इसे बताता हूं कैसे बनेगा ये। ठीक है, कैसे बनेगा बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। देखो भैया आपको मैं बोला हूं
जब भी ऐसा कुछ रहता है 2 कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। कैसे बनाना है आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले तो आएगा ये क्रय मूल्य के हिसाब से। देखो सूत्र तो मैं 2 मिनट में बना सकता हूँ, लेकिन अगर एक ब्रह्मास्त्र आपके पास होना चाहिए भैया। अगर आपको सूत्र किसी तरह से याद नहीं है या उसमें सूत्र लगा डाल रहे हो, तो आप एक बढ़िया एक विधि से चलो। क्रय मूल्य को आप मानना है 100%। लाभ कितने का कमा रहा है भैया? 60% का। मतलब उसको बेच कितने में रहा है? 160%। यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा बार में अंकित मूल्य, देखो भैया छूट अंकित मूल्य पर होता है, याद रखो। छूट दे रहा है फिर उसे बेच रहा है, ठीक। तो यहां पर ध्यान से सुनेंगे भैया। अब यहां पर देखो, अब क्या कर रहा है वह? 100% में जो लेवल चिपकाया था उसमें कितने का छूट दे रहा है भैया? 20% का। मतलब उसको कितने में बेच रहा है भैया? 80% में, ठीक है। तो क्रय मूल्य के हिसाब से जाएंगे तो 160% दिख रहा है विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य के हिसाब से जाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है जी? 80%। तो देखो भैया यहाँ पर क्रय मूल्य के हिसाब से वो 160 जो दिख रहा है, वही अंकित मूल्य के हिसाब से कितना है? 80% के बराबर है। मतलब दोनों एक ही है भैया, अलग अलग नहीं है, ठीक। तो अंकित मूल्य के हिसाब से, चलिए इसको मैं आखिरी में बताऊंगा, चिंता मत करिए, आएगा उसका समय आएगा। इतना तक तो समझ में आ गया। चलिए फिर से एक काम करते हैं दूसरे तरफ काम एक करते हैं कि अब इस बार बोला है छूट कितने का देना है? 40 का, ठीक। छूट कितने का देना है जी? 40 का। देखो तो यहाँ पर अंकित मूल्य आपका, ठीक। अंकित मूल्य ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर भैया, ठीक है। अंकित मूल्य फिर छूट और ये विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य आपको 100% मानना है, वो तो वही रहेगा 100%, ठीक। इस बार छूट कितने का दे रहा है? कपिल जी का आंसर 30 राइट आ गया है। छूट कितने का है? 40% का। तो कितने परसेंट में बेच रहा है जी? 60% में। कितना परसेंट में भैया? 60% में बेच रहा है। देखो अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य तो बदलेगा नहीं भैया, खरीदा हुआ चीज बदलता थोड़ा ना है यार। अब पता नहीं है लाभ कितने कमाना है। लाभ मान लो X%। कितने का लाभ हो रहा है जी? X% का लाभ हो रहा है। तो ये कितने में बिक रहा है भैया? 100 धन X में लाभ, और ये क्या हो गया मेरा? विक्रय मूल्य, ठीक। तो यहां पर मैं कॉलम बना लेता हूं अंकित, और ये क्रय मूल्य। अंकित मूल्य के हिसाब से पहले बार में विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के हिसाब से कितना था जी? 80%, जिसको 160% बोल रहा हूं। जिसको क्या बोल रहा हूं जी? 160 बोल रहा हूं। अब अंकित के हिसाब से जो 60 है, तो यहां पर देखो ये डबल आ रहा है, ठीक। विक्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? विक्रय मूल्य क्या बोल रहा हूं जी? 60 बोल रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, विक्रय मूल्य कितना बोल रहा हूं मैं? 60 बोल रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, क्या होगा हमारा? जिसको 160 है उसका आधा कितना हुआ है? कितना हो गया भैया? तो यहां 100 धन कितने के बराबर होना चाहिए? दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए भैया। कैसे बराबर होगा? ये देखो 80 का 60 के साथ, अंकित वाले का अंकित के साथ, और क्रय वाले का क्रय वाले के साथ, ठीक। दोनों अनुपात क्या होना चाहिए भैया? बराबर दिखना चाहिए। अंकित का अंकित के साथ और क्रय मूल्य का क्रय मूल्य के साथ जो विक्रय मूल्य का अनुपात है वो बराबर दिखना चाहिए। 0 से 0 काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, 4 एकम 4, और 4 का कितने बार में जाएगा? ये 40 बार में। तो यहां पर आ रहा है आपका कितना आ रहा है भैया? 100 धन X बराबर 100 धन X बराबर 40 तिया 100 कितना आ रहा है जी? 20 आ रहा है। देखो छूट कितने का देना है?
छूट कितने का देना है बोला है? चलिए 1 मिनट, कहां पर हो गए भैया? लाभ कमाने को बोल रहा है, देखो कहीं पे मिस्टेक है क्या? 160, ओके। इसको ऐसा सीधा सीधा गुणित कर सकते हैं भैया, देखो यहां पर एक लॉजिक लगता है, मेरी बात को सुनो पहले। चलिए इसको सीधा लॉजिक से बना देता हूं मैं, ठीक, इसको लॉजिक से बना देता हूं सीधा सीधा, ठीक है। यहां पर जो हमारा क्या रहेगा भैया, देख लो ध्यान से सुनेंगे, जिसको 160 बोल रहा हूं वही हमारा, यहां पर 1 मिनट रुक जाइए। चलिए इसको फटाक से बनाते हैं, ये वाले से लॉजिक से बनाते हैं, कैसे बनेगा ये देखो। चलिए दोनों के लिए तो विक्रय मूल्य बराबर ही रहेगा, ठीक है, दोनों के लिए हमारा, ठीक, विक्रय मूल्य बराबर, उसी विक्रय मूल्य में बेचना है बोल रहा है ना भाई, उसी विक्रय मूल्य में। तो यहां पर इसको ऐसा कर सकते हो आप, 20 × 60 भैया ध्यान से सुनो, 20 × 60 किसके इक्वल हो जाएगा? 40 × क्वेश्चन मार्क। तो यहां से अगर करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये कितना आएगा जल्दी बताइए? 20 × 60 डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये? 40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोनों तरफ का गुणा क्या रहेगा ये? बराबर रहेगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 0 से 0 कैंसल, कितना आ गया? 4 एकम 4 और 4 पंचे कितना जे? कितना हो गया? 20। तो 5 छक्का कितना आ गया? 30%। तो अगर वो 40% का छूट देता है भैया, भैया सीधी सी बात है यार, छूट को डबल देगा तो फायदा आधा होगा ना भाई, सीधी सी बात है, क्लियर है कि नहीं भैया? छूट को मैं डबल करूंगा, डबल छूट दूंगा तो मेरे को फायदा आधा तो होगा ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। चलिए बढ़ जाइए, ये रहा आपका अगला सवाल, सवाल है ये बहुत बेहतरीन सवाल है भैया। चलिए A/3 बराबर है B/2 बराबर है C/5। तो इसका आपको क्या निकालना है? ये अनुपात का क्या निकालना है? मान निकालना है। करना कुछ नहीं है, 2 मिनट में आंसर आएगा भैया, ये ट्राई करिए, आप ट्राई करिए। चलिए चलिए भैया ट्राई कर लीजिए, क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? देखिए चलिए, चलिए टाइम समाप्त होने वाला है, टाइम समाप्त होने वाला भैया। चलिए देखो यहां पर ये क्या लॉजिक से बनेगा आपको बताता हूं मैं। देखो भैया जब भी ऐसा 2-3 अनुपात बराबर रहता है ना, और नया अनुपात पूछता है आपको, ऐसा जोड़ घटा करके नया नया अनुपात पूछता है, तो करना कुछ नहीं है, ए के जगह में लिख दो 3, बी के जगह में लिख दो 2 और सी के जगह में लिख दो 5। जो आंसर में आएगा वही अनुपात चलेगा आपका। तो देखो यहाँ C+A है, तो C के जगह में लिख दो 5 और A के जगह में 3, तो कितना हो जाएगा? 5-3 और उसका लगा लो वर्ग, बीच में डाल दो अनुपात, A+B है भैया, A के जगह में लिख दो 3 और B के जगह में लिख 2 और उसका क्या लगा लो? वर्ग, फिर क्या लगा लो? अनुपात। सीधा सीधा फंडा है भैया, C+B, C है 5 और B है कितना जी? 2 और उसका क्या ले लो? वर्ग। 5-3 8 का वर्ग, अनुपात 3-2 5 का वर्ग, अनुपात 5-2 7 का वर्ग। कितना आ गया भैया ये? 8 का वर्ग कितना आ गया ये? 64। 5 का कितना आ गया? 25। अनुपात 7 का वर्ग कितना जी? 49। सीधा सीधा फंडा क्लियर है भैया, ठीक। ये आपका फंडा लगाना है, जब भी ऐसा 2-3 लोग बराबर बराबर अनुपात में दिया रहता है ना, तो उसके नीचे जो जो संख्या रहती है उसको उसके जगह में रख देना। मान लो देखो एक बढ़िया मैं और क्वेश्चन इसी में समझाता हूं। मान लो आपको बोलता है कि x अनुपात y बराबर 2:3 है, और आपसे पूछा है 5x धन 3y अनुपात 5x - 3y का अनुपात क्या होगा। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा x/y बराबर 2/3 लिखिए, सीधा x जगह 2 रखिए और y के जगह में कितना रखिए? 3 रखिए। जो आपका आंसर आएगा वही अनुपात राइट आंसर है। तो इस टाइप के प्रश्नों में ऐसा करना है आपको,
क्लियर है? तो आंसर 3 बिल्कुल राजपूत जी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप x जगह 2 और y की जगह 3 लगा के जो आंसर निकालोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? थम्स अप कर दीजिए, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं भैया। ये रहा आपका प्रश्न। चलिए कल्पना जी, कपिल जी, रूपा जी, सिमरन जी, सब कहाँ गए भैया? चलिए जुड़ जाइए। 5 वर्ष पहले एक परिवार की औसत आयु जिसमें पिता, माता और एक पुत्र शामिल है भैया। ठीक है, औसत का आ गया 35 वर्ष थी। 5 साल पहले की बात है भैया। कौन कौन है? पिता है, माता है और पुत्र है, 3 लोग हैं। 35 साल थी, 35 वर्ष, 5 साल पहले की बात बता रहा है ना, याद रखो। 3 वर्ष पहले पिता और माता की औसत आयु 46 वर्ष थी। केवल पिता और माता का दिया है, और भी 3 साल पहले भैया। ठीक, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? चलिए पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है भैया। तो चलिए फटाक से इसको सॉल्व करिए। ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट नाउ। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो गया भैया। काउंटडाउन बिगिन। चलिए तुरंत, इतना इजी है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आएगा। चलिए प्रयास करिए। कपिल जी, कल्पना जी, सिमरन जी, चलिए बाकी लोग भी ट्राई करिए भैया। चलिए समय समाप्त हो गया है। अब मैं इसे बना के बताता हूं। देखो किसकी वर्तमान पूछा है भैया, किसकी वर्तमान आयु पूछा है? ध्यान से देखेंगे, पुत्र की। ठीक है, पुत्र, पिता और माता 3 लोग हैं। तो जब भी औसत वाली बात आती है ना भैया, 3 कॉलम बनाना है आपको। संख्या मतलब कितने लोग हैं, उनका औसत क्या है और उनका योग क्या है। ठीक, तो मैं आपको समझा देता हूं कि योग आता है आपका, औसत को जब गुणा करेंगे ना संख्या से, ठीक, तो क्या आता है जी? योग आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो मैं भी 5 साल पहले की बात करता हूं। 5 वर्ष पहले रॉयल राजपूत जी का आ गया, राजपूत जी का आ गया 22 बोल के। चलिए भैया 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। कितने थे परिवार में, कितने सदस्य थे जी? 3 सदस्य। कौन कौन? पिता, माता और पुत्र। ठीक, उनकी औसत आयु कितनी थी जी? 35 साल। 5 साल पहले ना, याद रखो। तो उन तीनों को मिलाकर दोनों गुणा कर लीजिए और देखिए कितना है, 35 से 105 आता है। मतलब तीनों की आयु को मिलाएंगे तो कितना साल हो गया जी? 105 साल हो गया। ठीक, अब मैं आ जाता हूं वर्तमान स्थिति में। किस स्थिति में आ जाता हूं जी? वर्तमान स्थिति में। ठीक, चलिए वर्तमान स्थिति में आने से पहले एक और कंडीशन दिया है, उसको जरा ध्यान देंगे हम। 3 साल पहले की बात बोल रहा है। ठीक है, रूपा जी का कहना है डी। चलिए बिल्कुल, रूपा जी का कहना है डी। चलिए यहां पर मैं वर्तमान को अब थोड़ा सा काटता हूं और लिखता हूं 3 साल पहले। ध्यान से सुनेंगे ना, याद रखेंगे। 3 साल पहले भैया, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले माने 5 वर्ष से 2 वर्ष कम होगा। अरे 5 साल में 2 वर्ष कम करोगे तब तो 3 साल पहले की बात आएगी ना। ठीक है, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं वर्तमान भी। ठीक, मतलब वर्तमान से 5 साल पहले, मतलब दोनों में 5 साल का डिफरेंस। और वर्तमान से 3 साल पहले माने 3 साल का डिफरेंस। अब 5 साल और 3 साल पहले वाला है, मतलब इसमें कितने साल का डिफरेंस? 2 साल का भैया। तो ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर का गजब का लॉजिक लगने वाला है ना, यहीं पर से खेल होने वाला है। देखो वर्तमान की बात अगर करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं भैया? वर्तमान की। तो वर्तमान में 3 लोगों की, है ना। यहां पर देखो बोला है क्या है, वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले। भैया ध्यान से सुनेंगे, 3 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक, मतलब सबका 2-2 साल कम कर लीजिए। ठीक, सबका कितने साल कम करना है भैया? 2-2 साल। यहां पर ये जो 105 है ना, वो तीनों का आ रहा है, माता, पिता।
चलिए, तो यहाँ पर वर्तमान में अगर देखेंगे, वर्तमान में तो सबका 55 साल कम करिए, तो तीन लोगों का भैया सदस्य तीन, औसत पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन तीनों में 55 साल कम करिए, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक, तो अभी वर्तमान में सब में 55 साल जोड़ दीजिए भैया। भैया वर्तमान आएगा मतलब 55 साल, तीनों में 55 साल की बढ़ोतरी नहीं होगी क्या? 3 लोग हैं तो 3 में 15 जोड़िए, तो वर्तमान में कितने का उनका योग रहेगा? 120। 3 लोग हैं और तीनों को मिलाने पर कितना आएगा? 120 आएगा। क्लियर हो गया बात? उसके बाद क्या बोला है? 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले भैया, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले की बात अगर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे यहां पर, ठीक है? तो ये जो 120 है ना, वर्तमान में पुत्र, पिता और माता का है, याद रखेंगे। ठीक है, अब 3 साल पहले भैया, 3 साल पहले का मतलब 5 साल से 2 वर्ष कम, तो इनमें आपका अंतर है 2 साल का, तो 2 प्लस करिए, तो तीनों में आप जोड़ेंगे तो 2 साल, तो 6 साल बढ़ोतरी होगा कि नहीं होगा? तो 6 साल बढ़ोतरी होगा मतलब 111 हो गया। 3 साल पहले कौन कौन? पिता, पुत्र और माता, तीनों को मिलाने पर कितना आ रहा है? 111 आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पर खेल हो रहा है। देखो, जो उनकी जो क्या है औसत आयु पिता और माता की, 2 ही लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं भैया, 2 लोग, केवल 2 लोग। तो पिता और माता, उनकी औसत कितनी दी है? 46। तो चलिए पिता प्लस माता करेंगे, पिता और माता को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 46 गुणे 2, 46 2 कितना हो गया भैया? 92 साल। मतलब 3 साल पहले वो लोग, ध्यान से सुनना बात को, 3 साल पहले माता और पिता 92 साल, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 92 आ रहा है, और पुत्र के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है जी? 111 आ रहा है। मतलब जो एक्स्ट्रा है वो पुत्र का है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो क्या है जी? पुत्र का है। तो देखिए 111 में घटा लीजिए, पुत्र की 3 वर्ष पहले, याद रखो, पुत्र की 3 वर्ष पहले आयु जो निकलेगी वो 111 में 92 को माइनस करो, कितना साल हो गया भैया? 19 साल। अब 3 साल पहले जिसका आयु 19 साल है, वह पुत्र का वर्तमान में कितना होगा भैया? आयु बताओ। अगर आपका 3 साल पहले 19 साल के हो, तो वर्तमान में कितने साल के रहोगे यार? 3 साल बढ़ जाएगा आपका उम्र, तो 3 साल बढ़ेगा मतलब कितना आएगा जी? 22 साल। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, होता है स्टार्ट। ठीक, चलिए ये आपका अगला सवाल हो गया, इसको चलिए अभी रहने दीजिए, स्किप करिए, ये वाला बनाइए। चलिए हमको ज्योमेट्री प्रैक्टिस कराना है भैया, ज्योमेट्री। चलो उसको बाद में करेंगे, चिंता मत करो। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समलंब है, समलंब का जानते हैं ना? चलिए, जिसमें जो पीएम है, ये पीएम कहाँ है? पीएम समांतर है, बोल रहा है किसके? एन, सॉरी, समांतर है किसके? एस एन के। ओके, दे दिया समांतर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 120 माइनस 92 गुणित 6 बराबर 22। चलिए ठीक, वो भी एकदम राइट है भैया। आप 120 की तरफ से ले आए और हम 111 की तरफ से ले आए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, हमारा भी राइट आंसर है, दोनों का मेथड अलग अलग बस है। गणित को बनाने के कई तरीके हैं। चलिए एन आर बराबर 9 दिया है, चलिए एन आर 9 दे दिया है, उसको लिख दिया मैंने। पी एस का मान कितना दिया भैया? 12 दिया है, चलो 12 रख दिया उसके जगह में। फिर क्यू एम और एम और एन आर, ये क्यू एम और एन आर दोनों बराबर है बोल रहा है, तो ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है? एन आर और एस एन बराबर हैं, कहाँ गया एन आर? अच्छा, ये एन आर और ये एस एन दोनों बराबर हैं, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। बिल्कुल, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट नाउ।
टाइमर हो गया स्टार्ट भैया। समलम चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल होता है जानने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको तो कई तरीके से बना सकते हो भैया। इसको बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, चलिए 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 भैया ध्यान से देखो, चलिए ध्यान से सुनेंगे आप यहाँ पर। चलिए मैं बताता हूं कैसे बनेगा ये। अब देखो ये पी क्यू आर एस समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज की खासियत ये होती है जी कि कोई भी एक भुजा समांतर होनी चाहिए। एक भुजा क्या होनी चाहिए जी? समांतर, मतलब उसको आगे बढ़ाने पर वो काटना नहीं चाहिए बोल रहा है। आगे आप कितना भी बढ़ा लो काटेगा नहीं, ये होती है समांतर। ठीक, तो ये दोनों समांतर है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया भैया। और समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि आमने सामने के भुजा बराबर हैं। तो ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया? 12। मतलब जो एम एन है वो 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक तो हो गया। अब आपको मैं समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताता हूं। मान लो ये इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, और ए समांतर है किसके? बी के। ठीक है, अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई h है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भैया, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आता है 1/2 गुणित ऊंचाई हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दोनों समांतर भुजाओं का योग, माने a प्लस बी। क्या ये सूत्र यहां पर लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए 1/2 ये ऊंचाई हो गई आपकी 9 गुणित समांतर भुजाओं का योग, तो ये तो हो गया आपका ऊपर वाला 12, बीच में प्लस, ये टोटल चाहिए भैया टोटल। तो ये 12 है, ये 9 है और ये 9 है, तो 12 9 21 और 9 30। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा भैया, 30। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणित 9 गुणित दोनों को मिलाइए 42, 2 एकम 2, 2 का 21 बार में 21 9 एकम 9, 189 आ रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका, इसको 3 भागों में बांटो, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। पहला भाग कैसा बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ये आपका 9 दिया है, ये भी 9 दिया है। ठीक, वैसे ही त्रिभुज आखिरी में भी है, ये 9 ये 9, तो दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई। चूंकि सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल बगल वाले में मिल रहा है, तो दोनों को जोड़ोगे, इसलिए सीधा सीधा उसको डबल कर लो। क्या कर लो भैया? डबल कर लो। ओके कपिल जी, तो ये 9 निया कितना हो गया? 81। अब बीच वाला बच गया भैया, ये देखो, ये 12 है, ये 9 है। तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता? ओके कल्पना जी, बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हो गई इसकी 12 गुणित चौड़ाई हो गई इसकी 9, 12 निया 108। इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल आएगा 189। तो इस तरह से इसे आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं जी? बना सकते हैं। यदि आपको समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं मालूम, तो भी आप ये त्रिभुज और चतुर्भुज बना के, त्रिभुज और आयत बना के बना सकते हैं। क्लियर? चलिए रूपा जी का भी राइट आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला। ये रहा भैया, ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आज बेहतरीन तरीके से बताऊंगा इसे मैं। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब खरीदी मूल्य 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 20% का लाभ हो रहा है, बोल रहा है भैया, कितने परसेंट का लाभ? 20% का। तो x का मान निकालिए बोल रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं एकदम इजी मेथड से बताऊंगा भैया। ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट नाउ। 20 सेकेंड के अंदर बनाइए, नहीं बनता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अच्छे से बता दूंगा उसे। ठीक है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा भैया, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। चलिए, ये आपका समय हो चला है समाप्त। जिनसे बनेगा और रिप्लाई करेंगे,
चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, बनाता हूं। कोशिश क्या, पूरा बनाऊंगा ही, चिंता मत करिए। देखो भैया, जो बोला है उसको ना आप करते जाओ। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 6 बोलता हूं, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य को सीपी मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूं भैया? सीपी। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मान लिया सीपी। तो वैसी 60 को खरीदने में कितना लगेगा? कितना गुना लगेगा भैया? 60 गुना पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर एक का 5 रुपया होता तो 60 को खरीदने के लिए 60 गुणित 5 करते कि नहीं करते? सेम वही काम यहां पर भी मैं कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं कि एक जने की खरीदी को मैंने सीपी मान लिया। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होता है भैया? कॉस्ट प्राइस होता है, खरीदी मूल्य। तो एक की खरीदी मूल्य सीपी है। ओके, 50 आंसर आएगा बोल रहे हैं। तो 60 की खरीदी कितनी हो गई? 60 गुना करेंगे। अब यही चीज किसके बराबर है? 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने मान लिया एसपी। कल्पना जी का आंसर आ गया सी, बिल्कुल राइट है। चलिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु को कितने में बेच रहा है जी? एसपी में बेच रहा है। अब बोला है 60 वस्तुओं की जो खरीदी मूल्य है वह 100 वस्तुओं के, कितने वस्तुओं के जी? 100 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए, तो मैंने एक्स गुणित एसपी कर लिया जी। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करता हूं, एक्स को नीचे लाता हूं और सीपी को इधर नीचे लाता हूं। तो 60 बटे एक्स बराबर हो जाएगा एसपी बटे सीपी। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनते जाएंगे इसको। अब मैं दोनों तरफ -1 कर देता हूं। 60 बटे एक्स -1 बराबर एसपी बटे सीपी -1। ठीक, अब इससे क्या फायदा है जरा ध्यान देंगे। दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा सीपी, ये इधर आएगा तो एसपी माइनस सीपी। चलिए, 50 आ गया है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है भैया। तो ये दोनों का लघुत्तम आएगा एक्स और ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं दोनों तरफ 100% का गुणा कर दूं, कितने परसेंट का भैया? कितने परसेंट का जी? 100% का। तो आपको पता होना चाहिए एसपी, एसपी माने विक्रय मूल्य, उसमें माइनस करेंगे सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, जो कि लाभ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया? लाभ के बराबर होता है। यदि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, बट्टे में सीपी गुणित में 100%। अब इस पूरे का मान, ये तो लाभ प्रतिशत हो गया ना भाई। क्या हो गया भैया? लाभ प्रतिशत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया भाई। और यही लाभ प्रतिशत आपको कितने के बराबर दिया है? कितने के बराबर दिया है? लाभ प्रतिशत का मान 20। मतलब ये जो है आंसर आया है ना, ये प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। और इसी को आपको 20% मान लेना है। कितना मान लेना है भैया? 20%। माने 60 माइनस एक्स गुणित में 100 बराबर, इसको कितने के मान लोगे आप? 20% के बराबर। चलो आप फटाफट करते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो चलिए ये एक्स से इधर गुणा हो जाएगा भैया। तो यहां पर आएगा मेरा 60 माइनस एक्स गुणित में 5 बराबर एक्स का गुणा होगा 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा जी? एक्स आएगा। चलिए दोनों के साथ गुणा करिए, 6 पंचे 300 आ गया, -5 एक्स बराबर एक्स, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5 और 1 कितना आ गया जी? 6 एक्स, 6 एक्स बराबर 300। तो एक्स का मान आएगा कितना जी? 50। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। एकदम आराम से करिए भैया, कोई टेंशन हड़बड़ाहट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? जो जो बोलते गया है उसको गणितीय रूप में दर्शाते जाइए, आंसर आपका ऑटोमेटिक आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया ये।
एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है, कुल जितने अंक हैं उसका 45 अंक प्राप्त करता है और फिर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल भी हो जाता है। कल्पना जी का भी आंसर आ गया सी, ओके। फिर वो 40 नंबर से फेल भी हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55 है, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए 55% की जरूरत है। ठीक है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? चलिए इसका आपको टाइमर देता हूं। ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट। बहुत इजी है, फटाक से बनाइए। चलिए भैया, चलिए जोर लगाइए, चलिए फटाफट करिए, फटाफट। चलिए भैया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए कैसे बनेगा जरा ध्यान दीजिए। ओके, चलिए चलिए, बिल्कुल समय समाप्त हो गया भैया। देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लेते हैं कुल परीक्षा का अंक है वो 100% है। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। अब ये पाया प्राप्तांक कितने परसेंट पाया है जी? 45। और उसे कितना पास होने के लिए, पास मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर, कितना परसेंट? बहुत बड़ा कर दिया सर। अच्छा कोई बात नहीं, देखो क्या है, समझा रहा था इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो 2 लाइन में खत्म हो सकता है भैया, वो ट्रिक आप लोग को मालूम है। लेकिन अगर ट्रिक आपको याद नहीं रहा है ना, जिन लोग को भी याद नहीं रहा, तो एक आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए भैया? 55%। ठीक, इतना में पास होता, और ये पाया कितना है? 45। मतलब दोनों में कितने की कमी आ रही है? देखो 10% कम पाया, और वही 10% कितने अंकों से फेल हो गया बोल रहा है जी? 40। मतलब जो इनका जो गैप है ना, जो 10% का गैप है, वही 40 नंबर के बराबर है। ठीक है, माने 10% का जो गैप है, जिसके कारण 40 नंबर कम पाया बोल रहा है, तो 10% ही आपका 40 नंबर के बराबर है। तो आपको कितने कुल चाहिए, कुल प्राप्तांक चाहिए? परीक्षा का अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक मतलब क्या चाहिए? कुल अंक चाहिए। तो आपको 100% का मान चाहिए, तो 10 का कितना गुना करोगे तो 100 आता है? 10 का 10 गुना करोगे ना, अरे 10 का 10 गुना करोगे तब तो 100 आता है। तो 40 का भी कितना गुना करना पड़ेगा? 10 गुना, और ये कितना आ जाएगा आपका? 400। ठीक है, तो 40 का 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? 400। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये 400 इज द 400 इज द राइट आंसर। चलिए ये वाला बनाइए जरा, चलो ये वाला देखो जरा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर 3 हो तो एक्स धन वाई धन जेड पूरे की घात 3 का मान निकालना है। हाँ, कल्पना जी का भी आ गया सी। चलो इसको मैं शानदार लॉजिक 2 मिनट में बताऊंगा। 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 15 सेकेंड में बताऊंगा भैया। चलो ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट नाउ। चलिए आप लोग एकदम ट्रिक लगाने को बोल देते हो ना, वो मैं ट्रिक लगाऊंगा ना, तो बता रहा हूँ 1 घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो मुझे मालूम है कैसे कैसे ट्रिक है। देखो वो फार्मूला होता है भैया, जिसको रटना पड़ता है, मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसा प्रोसेस में है, फ्लुएंट में वो चलता रहेगा। ठीक है, उसमें अलग से आपको मेमोरी आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। चलिए समय समाप्त हो गया भैया, समय एकदम सबका खराब हो गया, समाप्त हो गया है। ठीक, आप एक काम करिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। जो प्रश्न दिया पहले वो तो लिख दूं मैं। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना दिया है? जेड एक्स, और जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई। हम लोग पिछले हर रोज कुछ ना कुछ इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। इसका आंसर रूपा जी का आ गया ए, बिल्कुल राइट आंसर है रूपा जी, बिल्कुल राइट आंसर है। बराबर कितना दिया है भैया? 3 दिया है। ठीक, अब एक काम करो, इसमें ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। दोनों तरफ गुणा कर लो एक्स वाई जेड का।
कितने का गुणा किए? अरे भैया देखो, दो पक्ष बराबर हैं, दोनों में एक जैसा कोई भी आप गुणा करेंगे दोनों पक्ष बराबर फिर भी रहेगा, जोड़ेंगे तो भी बराबर रहेगा, घटाएंगे तो भी बराबर रहेगा, भाग देंगे तो भी बराबर रहेगा। अब इसका तीनों के साथ गुणा करिए एक एक बार। तो देखो भैया यहाँ वाई जेड है, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना भाई। अब यहाँ पर बचेगा आपका एक्स, और वही एक्स एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा, देख लो करके। एक्स स्क्वायर का गुणा करना है आपका वाई जेड गुणित एक्स वाई जेड, वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स पहले से था 2 बार, एक बार, एक्स का घात कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। कपिल जी का भी आ गया 0। दूसरे बार में किससे गुणा हो रहा है? वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स का गुणा हो रहा है। किससे गुणा हो रहा है जी? एक्स वाई और जेड से जेड कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, क्या बचा यहाँ पर? वाई, और वाई स्क्वायर पहले से है, कितना आएगा? वाई की घात 3। तो नेक्स्ट आप तो समझ ही गए होंगे, तो इसका इसके साथ गुणा करोगे तो आएगा एक्स की घात 3, प्लस नेक्स्ट बीच वाले के साथ गुणा करोगे आएगा वाई की घात 3। ए है सही, ओके। प्लस नेक्स्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो आएगा जेड की घात 3 बराबर 3xyz। ठीक है भैया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये एक्स की घात 3 वाई की घात 3 और जेड की घात 3, 3xyz कब आता है? जब एक्स धन वाई धन जेड किसके बराबर रहेगा भैया? जब एक्स धन वाई धन जेड है 0 के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है? 0 होता है, तब एक्स की घात 3 वाई की घात 3 और जेड की घात 3, 3xyz के बराबर आता है। तो इसी का उल्टा समझिए कि अगर एक्स की घात 3 वाई की घात 3 और जेड की घात 3 किसके बराबर दिख रहा है जी? 3xyz के बराबर दिख रहा है, इसका मतलब xyz का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर xyz का मान 0 रख दीजिए और 0 की घात 3 लगा लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, शानदार तरीके से। हाँ, फार्मूला है सर ये तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, ठीक है, ये फार्मूला ही है, बिल्कुल फार्मूला ही है। ठीक, क्या फार्मूला है मैं आपको समझाता हूं पहले ना। एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 माइनस 3xyz, ये होता है एक्स धन वाई धन जेड, फिर ये होता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा आता है, ये फार्मूला ये है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इन तीनों के जगह में कितना लिख सकते हो आप? कितना लिख सकते हो जी? 3xyz, तो ये आ गया 3xyz माइनस 3xyz बराबर ये आएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर बाकी। ठीक, जो भी आ गया। अब देखो सेम सेम को माइनस करो, कितना आएगा? ये 0 आएगा, आएगा कि नहीं 0? अब आप ये गुणा में है, इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाइए तो 0 के साथ ये बटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा भैया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या बचा? 0, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। और इसके घात 3 लगाना है तो 0 की घात 3 0 आएगा यार। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए फिर ABCD वाला आ गया, सेम मजा आ गया। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका तो और शानदार है, ये और शानदार है भैया, उससे भी कई गुना शानदार है ये। यदि A गुणित A धन B धन C, B गुणित A धन B धन C और C गुणित A धन B धन C बराबर फलाना है, तो A की घात 2 B की घात 2 प्लस C की घात 2, ठीक है, का मान क्या है? चलिए भैया क्या मान है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया जल्दी। ये रहा आपका टाइमर, होता है स्टार्ट नाउ। चलिए भैया बता लीजिए, भैया बता लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर भैया? व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके, फटाफट करिए, चलिए बढ़िए बढ़िए, बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आने वाला है। काहे घबरा रहे हो भैया?
इतना बेहतरीन ट्रिक से बनेगा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। चलो ध्यान से देखो, ये इसका गुणा करो तीनों के साथ, तो ये आ जाएगा ए का वर्ग प्लस ए बी प्लस ए सी, जो कि बराबर आएगा किसके, 45 के। ठीक, समझ में आ गया। चलिए फिर इसको करो, ये और ये तीनों के साथ, तो ये आ गया ए बी प्लस बी का वर्ग। ठीक, क्लियर है। बी का वर्ग प्लस कितना, बी सी, अरे बी सी आएगा नहीं, ये बी सी इक्वल टू कितना आ गया भैया, 75 दिया हुआ है। फिर इसको तीनों के साथ गुणा करिए, तो ये आएगा मेरा सी ए प्लस सी बी प्लस सी का वर्ग बराबर कितना आएगा भैया, 105। तीनों को जोड़ो, ये देखो ए का वर्ग बी का वर्ग और सी का वर्ग, तो चलिए ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस कितना जे, सी का वर्ग हो गया। क्लियर हो गया बात। ठीक, ध्यान से सुनेंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग और क्या जे, सी का वर्ग। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। प्लस देखो यहां पर ए सी 2 बार है, ठीक, ए भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। चलिए 83 इसका आंसर है बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आ गया मेरा 2 बार ए बी, 2 बार बी सी और 2 बार सी ए, तो तीनों सबको जोड़ दिया मैंने, इधर भी तीनों जोड़िए, इतना आ गया, ये आ जाएगा आपको 225। ठीक, कितना आ जाएगा जी, 225 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला भी है, किसका फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे की घात 2 का, ए प्लस बी प्लस सी पूरे की घात, कल्पना जी का भी आ गया बी। चलिए बिल्कुल क्या है आंसर देखते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आ गया 225 भैया। कितना आ गया, 225। तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी वर्गमूल 225 किसके बराबर आएगा जी, 15। किसके बराबर आएगा, 15। कपिल जी का आंसर है 225 बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया जी, 15 आ गया। चलिए अब क्या लिखा है देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 45 दिया है, और इसका मान कितना आ गया भैया, 15। तो खाली ये कितना हो जाएगा, 45/15 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसी प्रकार इसको देखो जरा, ये वाले 45 वाले 75 वाले को, बी गुणित ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75, और ए प्लस बी प्लस सी कितना रखोगे, 15, तो ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75/5, सॉरी 15। कितने बार में जाएगा ये, 5 बार में। ठीक, अब देखो भैया दोनों मिल गया, ए मिल गया बी मिल गया, तो ए और बी मिल के कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया। तो सी का मान तो कितना आएगा यार, 7 आएगा कि नहीं आएगा। अब वर्ग करके जोड़ दीजिए, इसका वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9, अरे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, कोई बात नहीं कपिल जी, बिल्कुल होता है। देखो यार इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये आ जाएगा 25 प्लस सी का वर्ग कितना आ गया, 49। करके देखो भैया कितना आ रहा है, 49 और 1 50, 75 और 8, ये रहा आपका 83। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा। ठीक, ये आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं भैया, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो दम लगा लीजिए। इसके बाद आपको एक होमवर्क दूंगा मजेदार क्वेश्चन को। ठीक है, कल्पना गुप्ता जी का भी आ गया है। चलिए चलिए, क्या लिखा है, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु है, देखो ये पी क्यू आर समबाहु है, सही था भी, बिल्कुल बिल्कुल सही था कल्पना जी। और पी एस कोण पी का समद्विभाजक है। ओके, जो पी एस है कोण पी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है बोल रहा है, तो आर टी अनुपात आर क्यू, कहाँ गया आर टी, ओहो हो गजब, आर टी अनुपात आर क्यू
आर टी अनुपात क्या जी, आर क्यू का मान निकालना है भैया। चलिए गजब का क्वेश्चन है, ये रहा आपका सवाल और ये होता है समय आपका स्टार्ट। समय चालू हो गया भैया, समय में जुड़ जाइए और बिल्कुल इसको बनाइए। नहीं बनेगा, हम ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल आपकी ज्योमेट्री एकदम सही कर देंगे, सटीक कर देंगे आपकी ज्योमेट्री। चलिए समय आपका हो गया है समाप्त और मेरे बनाने का हो गया वक्त। ठीक, चलिए कैसे बनेगा जरा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, त्रिभुज ए बी पी क्यू आर तीनों बराबर हैं, तो पहले मैं तो टिक लगा देता हूं। ये लो, मतलब मेरा जो पी आर है, आर क्यू है, डी बोल रही है रूपा जी, और पी क्यू तीनों बराबर हैं भैया, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कल्पना जी भी डी बोल रहे हैं, कपिल जी भी बोल रहे हैं 1:2। 1:2 मतलब आंसर नंबर ए बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुन लेंगे भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए ध्यान से सुनना है, क्या बोल रहा हूं मैं बताएं, इसमें देखेंगे। ठीक है, आपका नियम क्या कहता है आप पहले उसे समझिए। ठीक है, नियम यहां पर क्या कहता है कि अगर क्यू आर है भैया, त्रिभुज जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों का कोण कितना रहेगा भैया, 60 अंश रहेगा। ठीक, यहां से गए ये, तो ये बराबर भागों में 30-30 में बटेगा, मतलब ये 30 और ये भी 30 और ये आपका 60, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लाइन में ये 60 है, तो इधर वाला कितना रहेगा, 120। क्लियर हो गया। ठीक है, 120 हो गए, यहां तक क्लियर है। अब इसको जरा देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे जरा, ये 120 यहां तक तो क्लियर हो गया भैया, इसको जरा देखेंगे। ठीक, 120 हो गया। अब यहां पर से जो मेरा है आरपीएस है, 30 डिग्री होगा, आरपीएस हो तो 30 डिग्री हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए आरपीएस, आरपीएस और आरक्यूएस, आरपीएस और आरक्यूएस दोनों बराबर होंगे। अच्छा चलिए ध्यान से सुनेंगे, मैंने एक दिन नियम बताया था। ठीक है, देखो ये आर है और ये एस है, आर और एस से यहां पर क्या बन रहा है, पी बन रहा है, और उसी आर एस से इधर क्यू बन रहा है भैया, क्यू। तो ये जितना डिग्री रहेगा उतना ही डिग्री ये रहेगा। ठीक है, मतलब ये वाला आपका कितना डिग्री बन गया जी, 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। उस हिसाब से है ना, नियम के हिसाब से कि एक ही चाप पर जो बनता कोण है, जितना भी कोण बनेगा सब बराबर होता है। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, ये जो त्रिभुज है ना आर, ये मेरा क्यू, ये आर और ये टी, ये तो 120 हो गया, अब ये 30 हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों मिलके कितना हो गया, 150, और कितना बचा ये 30, क्योंकि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना है जी, 180। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये देखो ये दोनों 30 है, इस 30 के सामने में कौन है, टी आर, और इस 30 के सामने में कौन है, आर पी। ठीक, दोनों भुजा बराबर, तो जैसे 5 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 1:1 आएगा, 3 को 3 से भाग करोगे 1:1 आएगा। अब दोनों का मान बराबर है भैया, मतलब जो टी आर है बराबर है किसके जी, आर पी के। तो इसको नीचे लाओगे तो टी आर बटे आर पी कितना आएगा, 1। 1 को क्या लिखोगे, 1/1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 में क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए फिर से एक बार बता देता हूं मैं, ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, देखो यहां पहले सबसे लेना पी क्यू आर, इसमें सब कोण को 60-60 लेना। फिर ये अर्धक आया, अर्धक के कारण ये 30-30 डिग्री बना, आधा आधा है तो। ठीक, समझ में आ गया।
अब यहां पर देखो ये 60 है, ये जो आर है ना अंदर वाला ये 60 है, तो इसको बढ़ाओगे तो ये कितना रहेगा, ये बाहर वाला 120 रहेगा, ये वाला। क्लियर हो गया बात। अब 120 हो गया, फिर ये वृत्त वाला नियम लगाना कि अगर दो बिंदु हैं वहां से एक कोण बन रहा है तो उसी भाग में फिर से कोण बनेगा, तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, तो यहां से वाला 30 निकला। ठीक, अब त्रिभुज का नियम लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 120 हो गया, ये 30 हो गया, तो बचा कितना 30, तो ये भी 30 निकल आया। अब जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है जी, बराबर होता है। तो इस हिसाब से टी आर और आर पी दोनों बराबर हो गए, और जब दो चीजें बराबर होती है तो उनका अनुपात 1:1 हमेशा आता है भैया। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड लेक्चर। सो गुड नाइट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवं शुभ रात्रि।